हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। तो हमने पिछले सेशन में DBT बेट जो 2021 का क्वेश्चन पेपर था उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी हम उसी को क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। हम कुछ और क्वेश्चंस हैं जो 2021 के क्वेश्चन पेपर से कंप्लीट करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी का है। HCl solution was diluted with 50 ml of 0.05 normal HCl solution. The normality of the final solution is, that is एक solution था जिसकी normality थी 0.1 normal HCl solution है, 0.1 normal का solution था जिसका हमने 100 ml लिया और उसको mix किया 50 ml किसके solution से लिया, that is also HCl solution, उसका है 0.05 normal। तो हमें बताना है कि जो final solution होने वाला है उसकी क्या normality होगी। तो नॉर्मेलिटी की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, दैट इज N1V1 प्लस N2V2 इक्वल होता है N3V3 के। दैट इज सॉल्यूशन 1 की, ये है आपके सॉल्यूशन 1 की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन 1 की है। और जो नॉर्मेलिटी 2 है, N2 है, दैट इज ऑफ सॉल्यूशन 2। एंड फाइनली जो सोल्यूशन है उसके लिए लेते हैं N3 एंड V3। ये है आपकी फाइनल सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन 1 क्या है हमारा, 0.1 नॉर्मल का है जिसका हमने 100 ml लिया है। सो क्या लिखेंगे हम, यहां पर हम लिखेंगे नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 0.1 नॉर्मल का हमने 100 ml लिया है, प्लस नॉर्मेलिटी 2 कितनी है, नॉर्मेलिटी 2 है 0.05 इंटू 50। एंड फाइनल सॉल्यूशन कितना होगा, एक 100 ml का था और एक 50 ml का था, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 150, लेकिन हमें नॉर्मेलिटी पता नहीं है तो नॉर्मेलिटी एक्चुअली हमें निकालनी है और वॉल्यूम है हमारी 150। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस that is 5 by 100 into 50, that is N3 into 150। ये हो जाएगा 10 plus 2.5 is equals to N3 into 150। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 12.5 is equals to नॉर्मेलिटी 3 इंटू 150, और इसको जब फाइनली सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका N3 हो जाएगा आपका 12.5 बाय 150, और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आने वाला है 0.083 नॉर्मल। ये बहुत बार बता चुकी हूँ, जितनी बार भी सॉल्व कराया है कि जो कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल डीबीटी में एक कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। तो सारे कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या किया हमने, दो सॉल्यूशंस थे, एक की नॉर्मेलिटी 0.1 थी, दूसरे की 0.05 थी, इनको कंबाइन किया है और एक फाइनल सोल्यूशन बनाया है। तो क्या इक्वेशन होती है, नॉर्मेलिटी सोल्यूशन 1 की नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस N2V2 दैट इज सोल्यूशन 2 की लो, उसके बाद N3V3 जो फाइनल नॉर्मेलिटी है और वॉल्यूम है उसको लो, एंड देन यू नीड टू सॉल्व इट टू फाइंड द आंसर। सो दिस इज हाउ योर कंसंट्रेशन क्वेश्चंस आर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। देखो, आइसोमराइजेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर और हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले तो जब इस क्वेश्चन को रीड करोगे, आइसोमराइजेशन और यहां पर देखोगे आइसोमर, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा ना तो ये तो समझ में आ रहा है, अगर आइसोमराइजेशन रिएक्शन है तो वहां पर आइसोमर्स ही होंगे। तो आइसोमराइजेशन से मैच करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टू फॉर्म द आइसोमर्स। अब मैच द फॉलोइंग में कैसे करना होता है, एक मैच करके एलिमिनेशन शुरू करो। ए का 4 3 ऑप्शंस में है तो इसके साथ ये वाला ऑप्शन हो गया कैंसिल। सेकंड पे आओ, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन सबको पता होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन, और सबसे मेन चीज क्या पढ़ते हो रिडॉक्स रिएक्शन में, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो बी का सेकंड, अब बी का सेकंड किस में है, दो ऑप्शंस में, इसके साथ ऑप्शन नंबर डी हो गया कैंसिल।
लास्ट ग्रुप ट्रांसफर, ग्रुप ट्रांसफर है मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर किया जा रहा होगा, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, दैट इज सी का वन। सी का वन कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज इनकरेक्ट। सो आंसर नंबर बी दैट इज करेक्ट। और फाइनली हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस मतलब जहां पर भी वर्ड लाइसिस आएगा उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो अगर वाटर की प्रेजेंस में कोई ब्रेक डाउन हो रहा है, लाइसिस हो रहा है, दैट इज हाइड्रोलिसिस, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो ये मैच हो गया, दैट इज डी का। तो इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। एक करो, एलिमिनेशन शुरू करते जाओ, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से करते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cannot be used for differential gene expression analysis? सबसे पहले differential gene expression analysis क्या होता है? differential मतलब क्या होता है? difference, differential मतलब होता है difference। तो differential gene expression का मतलब क्या है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा जीन कितना एक्सप्रेस होता है वो हम देखते हैं। दैट इज अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, उसको जब स्टडी किया जाता है तो उसे बोलते हैं डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। तो कौन सी टेक्निक है जो यूज नहीं कर सकते? अब मुझे सीधा सीधा ऑप्शन पढ़ो, ईएसटी डाटा एनालिसिस, माइक्रो एरे डाटा एनालिसिस, एमआरए सीक्वेंसेस डाटा एनालिसिस, होल जीनोम सीक्वेंसिंग डाटा एनालिसिस। होल जीनोम सीक्वेंसिंग जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? होल जीनोम को सीक्वेंस करते हैं तो देखते हैं कौन सी जीन की पोजीशन क्या है, कौन सा जीन कहां पर है। तो हमें तो ये देखना है ना जीन एक्सप्रेस क्या हो रहा है, हमें ये देखना है कि जीन एक्सप्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो उसका कोई भी रिलेशन नहीं है कि जीनोम में वो कहां पर है। तो हम होल जीनोम सीक्वेंसेस कभी भी डिफरेंशियल एक्सप्रेशन के लिए नहीं करते हैं। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब ईएसटी डाटा एनालिसिस क्या होता है? ईएसटी होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा सीक्वेंस, कौन कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। माइक्रो एरो में क्या देखते हैं? हम माइक्रो एरो में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं और देखते हैं कितना जीन कितना अमाउंट में एक्सप्रेस हुआ है। एमआरएनए सीक्वेंसिंग, एमआरएनए अगर जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो उसका एमआरएनए भी बनेगा ना, तो अगर एमआरएनए चेक कर रहे हो तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये जीन एक्सप्रेस हुआ है या नहीं। अगर एमआरएनए प्रेजेंट है तो मतलब जीन एक्सप्रेस हो रहा है, नहीं है एमआरएनए तो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा। तो कभी भी हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग करके, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग से हम पहचान रहे हैं कौन सा जीन प्रेजेंट है और कौन सा कहाँ पर प्रेजेंट है, हम ये नहीं देख रहे कि कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। तो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन अगर हम देखते हैं तो वहां पर हम डिफरेंसेस देखते हैं कि कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितने अमाउंट में एक्सप्रेस हो रहा है। तो वहां पर हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोडोन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNAs टू प्रोटीन्स वर 4 letters long instead of 3, what would be the maximum number of hypothetical amino acids that could uniquely be recognized by tRNAs assuming only one codon as stop codon? कि मान लो जैसे अब हमारा कोडोन क्या है, ट्रिपलेट कोडोन है जिसमें 3 नाइट्रोजनस बेसिस बना के एक अमाइनो एसिड को काउंट करते हैं। सो क्वेश्चन सेज मान लो जो कोडोन है वो 4 लेटर का होता, तब क्या इफेक्ट होने वाला था, तब कितने अमाइनो एसिड्स बनते। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से, अगर 4 लेटर्स का बना होता, 1 2 3 4 4 लेटर्स का बना होता, तो फर्स्ट पोजीशन पर कोडोन है तो एडेनिन यूरेसिल साइटोसिन कोई भी आ सकता है, चारों में से कोई भी बेस आ सकता है ना, तो यहां पर भी चारों में से कोई भी बेस आ सकता है। सेकंड पोजीशन में भी चारों में से कोई भी आ सकता है, थर्ड पर भी कोई भी आ सकता है और फोर्थ पर भी कोई भी आ सकता है। हम ये देखते हैं कि अगर ये 4 लेटर का होता, अगर कोडोन 4 लेटर का होता तो फर्स्ट पोजीशन पर कितने ऑप्शंस थे? 4, चारों में से कोई भी बेस आ सकता है। सेकंड पर भी 4 ऑप्शन थे, कोई भी बेस आ जाए। थर्ड पर भी 4 थे, कोई भी बेस आ जाए। फोर्थ पर भी 4 ऑप्शन थे कि कोई भी बेस आ जाए। तो टोटल कितने अमाइनो एसिड बनते, उसके लिए हम इन चारों को कर देंगे मल्टीप्लाई, एंड इसको मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 256। इसको मल्टीप्लाई करके आया 256, जिसमें से एक है स्टॉप कोडोन तो 1 माइनस किया, तो टोटल कितने अमाइनोस, क्योंकि उन्होंने बोला है कि स्टॉप कोडोन एक होगा, तो एक स्टॉप कोडोन है उसको निकाल दिया, तो कितने अमाइनो एसिड कोड हो रहे हैं?
ऑब्वियसली ये तो पता होगा कि स्टॉप कोडॉन से कोई भी अमाइनो एसिड कोड नहीं होता है, तो उसको निकाल के कितने अमाइनो एसिड कोड होंगे, 255 अमाइनो एसिड कोड होंगे। अगर हमारा कोडोन 4 लेटर्स का बना होता तो कितने अमाइनो एसिड कोड होंगे, 255 अमाइनो एसिड्स कोड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है तो टेक्निक भी पता होनी चाहिए, क्या सीरीज में क्या लगा हुआ है। ध्यान से देखोगे ना सीरीज को तो ये पता चलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू 11 है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 प्लस 1 ये हो गया 11। 11 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 कितना हो गया, 11 बाय मल्टीप्लाई बाय 2 22 प्लस 1 23 आ गया। उसके बाद 23 मल्टीप्लाई बाय 2 46 प्लस 1 47। 47 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 94। 94 प्लस 1 दैट इज 95। नाउ अब हमें क्या करना है, सीरीज पता चल गई, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, तो 95 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 190 प्लस 1 कर दो दैट इज 191। हो गई सीरीज कंप्लीट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर दिस। तो ऐसे क्वेश्चन भी डीबीटी में बहुत आते हैं। सो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जनरल एप्टीट्यूड का, जहां पर आपको फिगर से उनका सीक्वेंस पहचानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा लैक्टम रिंग इज प्रेजेंट इन कौन सी में, क्लोरो, एम्फिकिनॉल, इथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, किस में बीटा लैक्टम रिंग होती है, सबको याद रहना चाहिए, दैट इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का जब भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं, इसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डिस्टर्ब अल्फा हेलिसेस एंड बीटा स्ट्रैंड्स। तो कौन सा अमाइनो एसिड है, हेलिक्स ब्रेकर कौन होता है, दैट इज योर प्रोलीन। हेलिक्स ब्रेकर होता है आपका प्रोलीन अमाइनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स कहां पर पढ़ते हैं, जब हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर हम कोलेजन फाइबर्स को देखते हैं। तो अगर हम एक कोलेजन का स्ट्रक्चर देखें, सो कोलेजन इज मेड अप ऑफ, कोलेजन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कोलेजन बना होता है 3 पॉलीपेप्टाइड्स का। कोलेजन इज मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स और ये 3 पॉलीपेप्टाइड्स एक दूसरे पर कॉइल होती हैं। एक पॉलीपेप्टाइड, दूसरी पॉलीपेप्टाइड एंड द थर्ड वन, ये तीनों आपस में कॉइल होती हैं टू फॉर्म अ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। और जब हम बात करते हैं ये पॉलीपेप्टाइड्स की, तो इन पॉलीपेप्टाइड्स में ग्लाइसिन XY रिपीट्स होते हैं। ये जो पॉलीपेप्टाइड हैं इनमें होते हैं ग्लाइसिन XY रिपीट। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होता है, X क्या होता है, X होता है प्रोलीन, X होता है प्रोलीन और Y होता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो ये होता है आपके कोलेजन का स्ट्रक्चर। कोलेजन इज मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स जो एक दूसरे पर कॉइल होते हैं टू फॉर्म अ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। और जो ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो ग्लाइसिन XY रिच होती हैं, इनमें बहुत सारे ग्लाइसिन XY रिपीट्स होते हैं। ग्लाइसिन का बात करें तो ग्लाइसिन का रोल होता है कि वो कॉइलिंग में हेल्प करता है। अगर कॉइलिंग होनी है तो फोल्डिंग होगी, तो उस फोल्डिंग में कौन हेल्प करता है, ग्लाइसिन हेल्प करता है। फाइनली जब हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको स्टेबलाइज करता है प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। सो which of the following is not a characteristic, each of the strands is independently stable due to presence of hydrogen bonding। क्या हर एक स्ट्रैंड मतलब एक पॉलीपेप्टाइड दूसरे से अलग है, नहीं, तीनों की तीनों एक साथ जुड़ी होती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होती। तो ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि तीनों की तीनों एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं टू फॉर्म अ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन विद अल्फा हेलिकल एंड कॉइल स्ट्रक्चर। हाँ जी, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो अभी दिखाया। मेन कंपोनेंट स्किन, बोन, टेंडन्स एंड टीथ, हाँ जी होता है। कोर ऑफ ट्रिपल हेलिकल इज पॉपुलेटेड विद ग्लाइसिन रेसिड्यूज। ये भी बताया कि ग्लाइसिन रिपीट्स होते हैं, तो हाँ ग्लाइसिन रेसिड्यूज बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। सो ये है आपका कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद दोज ऑफ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। देखो जब इसको देखोगे ना, किसी को कुछ भी याद ना हो तो मुझे ऐसे लगता है प्लेटलेट सबको याद रहता है कि प्लेटलेट का सबसे बड़ा काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करती है। अब एलिमिनेशन पर आ जाओ। बी को मैच किया है हमने 4 से, बी को मैच किया है 4 से, तो ऑप्शन नंबर डी भी गया, ऑप्शन नंबर सी भी गया। ठीक है, उसके अलावा क्या याद रहता है, बी सेल्स भी सबको याद रहता है कि एंटीबॉडीज बनाती है। सी का 1 इसी ऑप्शन में है, तो ये इनकरेक्ट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर
ए। अब एक बार मैच कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करना। टी सेल्स का काम क्या होता है? फैगोसाइटोस करना एंड डिस्ट्रॉय करना बैक्टीरिया को। सो इस तरीके से करना है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। न्यूट्रोफिल्स का काम होता है टू किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करना। बी सेल्स का काम होता है एंटीबॉडीज बनाना। टी सेल्स का काम होता है फैगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। तो ये है आपके डिफरेंट फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन्स एवरेज रन स्कोर jumped from 50 to 51 when he scored 151 in his last match. How many matches has Sachin played in total? तो देखो एवरेज स्कोर दिया हुआ है ना, एवरेज स्कोर 1 कितना है? एवरेज 1 कितनी है? दैट इज योर 50। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको प्लस करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मैं यहां पर लिख रही हूं सम 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ मैचेस वो है n1। कितने हो गए? 50। अब उन्होंने क्या किया कि एवरेज स्कोर हो गया 51, एवरेज स्कोर हो गया 51। तो यहां पर आया सम 2 अपॉन n2। अब एक बात सुनो, दैट इज उसने एक मैच और खेला है। 50 से 51 जब एवरेज बनी है तो एक मैच और खेला है। तो इस तरीके से n1 n2 कितना हो गया? n1 प्लस 1, एक ही मैच तो बड़ा होगा। सम 2 अपॉन n1 प्लस 1 लिख दूं, 51 हो गया। उसके बाद एक चीज और कि जो लास्ट मैच, जो एक एक्स्ट्रा मैच खेला है उसमें स्कोर कितना बना है? 151। तो यहां से सम 1 से सम 2 तक जाने के लिए क्या किया है? 151 रन और बनाए हैं। तो यहां पर और क्या कर सकती हूं? सम 2 को लिख सकती हूं सम 1 प्लस 151 अपॉन n1 प्लस 1 इक्वल्स टू 51। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। यहां से क्या पता चलता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सम 1 की वैल्यू क्या आएगी? 50 इंटू n1, 50 इंटू n1। सॉल्व करके देखते हैं। सम 1 कितना है? 50 इंटू n1 प्लस 151 अपॉन n1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 51। एक बार इक्वेशन लिख लेती हूं। 50 n1 प्लस 151 अपॉन n1 प्लस 1, n1 प्लस 1 इक्वल्स टू 51। सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 n1 प्लस 151 इक्वल्स टू 51 इंटू n1 प्लस 1। 50 n1 प्लस 150 n1 इज इक्वल्स टू 51 n1 प्लस 51। सॉल्व करो। 151 माइनस 51 इक्वल्स टू 51 n1 माइनस 50 n1। ये हो गया 101 n1। दैट मीन्स n1 की वैल्यू क्या आई? 100। दैट मीन्स देखो n1 क्या था? ये वाला पहले वाले मैचेस कितने थे? n1 थे। तो उसके बाद एक मैच और खेला है, जब 51 तक पहुंचा तो एक मैच और खेला, तो टोटल मैचेस कितने हो गए? 100 प्लस 1 दैट इज योर, एक सेकेंड, 100 प्लस 1 दैट इज योर 101 मैचेस। एवरेज के क्वेश्चन इजी होते हैं अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो हमने क्या किया है? एवरेज होता है सम, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशंस होती है उनका सम करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम कितना नहीं पता, नंबर कितना है वो भी नहीं पता, बस ये पता है एवरेज है। उसने उसके बाद एक मैच और एक्स्ट्रा खेल लिया, तो कितना बन गया? n1 प्लस 1 बन गया। कितने रन बनाए उस लास्ट वाले में? 151 बनाए। तो सम कितना हुआ? प्लस 151 कर दो। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू, क्या दिया हुआ है? x बाय वाई इक्वल होता है 3/2 के। x बाय वाई की वैल्यू है 3/2। वैल्यू निकालनी है 4x प्लस 5y अपॉन 2x माइनस 1। यहां से पहले y x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल हो गया 3y/2 के। ठीक है, x इक्वल हो गया 3y/2 के। 4x प्लस 5y निकालू पहले। 4 इंटू 3y अपॉन 2 प्लस 5y, 12y अपॉन 2 प्लस 5y, ये हो जाएगा आपका 22y/2। नेक्स्ट
2x माइनस वाई की वैल्यू 2 इंटू 3y बाय 2 माइनस वाई, ये कैंसिल, दैट इज योर 3y माइनस वाई, दैट इज योर 2y। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4x प्लस वाई की वैल्यू 2y बाय 2, उसके साथ डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 2xy, 2x माइनस वाई, तो ये डिवाइड में नीचे आएगा 2y, y से y कैंसिल, दिस इज योर 11/2। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस हाँ ट्रिकी दिख सकता है देखने में, लेकिन अगर एक बार अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, दैट इज 11/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कॉजेज कैटाबोलिक रिप्रेशन ऑफ लैक ऑपरोन, लैक ऑपरोन को कैटाबोलाइट कौन सा रिप्रेस करता है, दैट इज योर ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग द जीनोम ऑफ इन्वेडिंग लैम्डा फेज, दैट इज बैक्टीरियाज में कौन सा सिस्टम है जो इन्वेडिंग माइक्रोब्स के जीनोम को ब्रेक डाउन करता है और बैक्टीरिया को एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकना, तो ये एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, जो भी लैम्डा या फिर आप कहोगे वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसके जीनोम को स्प्लाइस कर देते हैं, कट कर देते हैं। अगर जीनोम इंटैक्ट नहीं रहेगा तो वायरस भी इन्फेक्ट नहीं कर सकता, इस तरीके से बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। और अब हम इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करते हुए हम इनको यूज करते हैं टेक्निक्स में, जीन मैनिपुलेशंस में हम इनका यूज करते हैं। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ड ऑन, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किस पे बेस्ड होती है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पे। हम क्या करते हैं, जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, दैट मीन्स हम देखते हैं कि कौन सा सीक्वेंस, आपने रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पढ़े होंगे, दैट इज साइन, लाइंस, ये सब क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं। तो कितनी बार रिपीटिशन होता है, जैसे हम कहते हैं कि हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से हम सबके डीएनए में जो रिपीटिशंस होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो उन नंबर ऑफ रिपीटिशंस को आइडेंटिफाई करके हम एक ह्यूमन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा स्पीशीज है, या फिर आप कहोगे जब हम पेरेंटल आइडेंटिफिकेशंस करते हैं वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं। सो हम एक्चुअली यूज क्या कर रहे होते हैं, वहां पर हम रिपीटेटिव सीक्वेंसेस देखते हैं कि कौन सा सीक्वेंस है जो कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो दैट इज द केस विद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। और जो क्वेश्चंस हैं अगर ट्राई करोगे तो फाइनली जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखें तो कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, बस हाँ उनको प्रेजेंट ऐसे किए जाते हैं कि वो थोड़े से ट्रिकी लगे। सो एक बार डेफिनेटली जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस अगर तैयारी कर रहे हो तो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर करने के लिए और अच्छा करने के लिए। सो बट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, डीबीटी की तैयारी कर रहे हो, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट। जो भी काम कर रहे हो उसको दिल लगा के करो, बहुत सारी मेहनत के साथ करो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो अच्छा हो जाता। सो वो रिग्रेट्स नहीं रहने चाहिए। पूरी जितनी मेहनत लगा सकते हो, जितना जी जान लगा सकते हो, उतनी मेहनत के साथ पढ़ो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशंस, वर्क वेरी हार्ड। थैंक यू सो मच।